सभी छात्रों को नमस्कार। सामाजिक अध्ययन कक्षा 8वीं का अध्याय तीसरा इतिहास का ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना भाग 1, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। अभी आप ये चित्र देखिए। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए आप ये चित्र आप देखिए। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ये चित्र किसी खास चित्रकार को ये चित्र बनाने के लिए दिया था। तो उस समय दिल्ली के बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव को आप देखिए और ये दरबार सजा हुआ है, ऐसा एक चित्र है। अभी इस चित्र के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी बताते हैं। अली गौहर, जैसा कि शाह आलम द्वितीय, इनका जो जन्म यह 1728 से 1806 तक ये उनका कार्यकाल है। और अली गौहर भी शाह आलम द्वितीय को कहा जाता है। इन्हें गद्दी शाहजहां तृतीय को हटाकर इनको मिली। 1760 में मुगल सम्राट ये बने और 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा। इस युद्ध में उन्होंने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम और खुद अपनी बड़ी सेना के साथ अंग्रेजों का सामना किया। लेकिन इनकी इस युद्ध में जो 22 अक्टूबर 1764 में युद्ध की शुरुआत हुई थी बक्सर की, उसमें इनकी हार हुई और इन्हें 1765 में इलाहाबाद की संधि का सामना शाह आलम द्वितीय को करना पड़ा, जिसके कारण मुगल सम्राट ने अंग्रेजों के बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले ली इलाहाबाद संधि के तहत। और अंग्रेजों को बड़ी सफलता मिली और सन 1764 से लेकर 1771 तक वे अवध के नवाब के संरक्षण में चले गए। ये उस समय उनके बेटे ने मुगल दरबार के सभी राज्यों को संभाला, परंतु 1771 में महाजी शिंदे के मराठा सेना ने वापस उन्हें दिल्ली के तख्त पर बिठाया। तो इस तरह की चित्र की थोड़ी सी छोटी कहानी थी और ये इस तरह आप देख सकते हैं चित्र में। अब यहाँ कंपनी दीवान कैसी बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी का दीवान तैनात कर दिया। दीवान ने राजस्व वसूल करने का अधिकार, टैक्स वसूल करने का। और यह घटना मुट्ठीभर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में यह घटना घटी होगी। घटना छोटी सी होगी, लेकिन उसका इतना बड़ा उन्होंने चित्र निकाला और इस चित्र के जरिए वो इंग्लैंड में और यहाँ के लोगों को दिखाना चाहते थे कि यहाँ के मुगल सम्राट को भी हमने किस तरह हरा के जो बंगाल प्रांत था अपने कब्जे में ले लिया। जैसा उसके चित्र की कहानी के बारे में थोड़ा मैंने बताया, लेकिन इस घटना को ऊपर दिए गए जैसा चित्र भव्य समारोह में दिखाया। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। अंग्रेजों को एक आदत थी, जब वो भारत या दूसरे किसी औपनिवेशिक देश में अपना शासन चलाते थे, इस तरह के पोर्ट्रेट वह तैयार करते थे और उसको वहाँ पर वह अपने निजी या वहाँ इंग्लैंड में उसको दिखाते थे। बंगाल की दीवानी अंग्रेजों के पास आना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। अब ये बड़ी बात क्यों थी उसके बारे में भी हम देखेंगे कि जब यहाँ से व्यापार करना ये उनका उद्देश्य था और इंग्लैंड से सोना चांदी लेकर अंग्रेजों को भारत में यहाँ की चीज़ों को खरीदना पड़ता था। और एक समय ऐसा आ गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पूरा इलाका इनके पास राजस्व वसूल करने के लिए आ गया। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी और हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रांत अंग्रेजों के कब्जे में जाना बड़ी दुख की बात थी। अब उसमें कंपनी अपने भूभाग से आमदनी जुटानी उन्होंने शुरू कर दी। जैसा कि हमने देखा कि 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार जैसा कंपनी को मिला, उसके बाद उन्होंने कंपनी जैसा आमदनी ने टैक्स जमाना शुरू कर दिया। दीवान के तौर पर कंपनी अपने भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य व शासक बन गई। अब उनको टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार मिला, वहाँ पर व्यापार करने का अधिकार मिला, वहाँ की फसलें अपने मन मुताबिक फसल उगाने के लिए किसानों को उन्होंने ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी।
कंपनी ने अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था, जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए आमदनी जुटाने की व्यवस्था की। अब कंपनी को उनको शासन करना था, इतने बड़े भूभाग पर व्यापार भी करना था, मुनाफा भी कमाना था और ऐसे में राजस्व भी उनको वसूल करना था। व्यापारी कंपनी के नाते उसे ये ख्याल भी करना था कि वह अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। जैसा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जिन चीज़ों का उत्पादन होता था उनको अपने देश में खरीद कर भेजना था, लेकिन कम रेट में। और वही काम उन्होंने किया, क्योंकि कंपनी का शुरुआती दौर में भारत में जो उद्देश्य था आने का, वह केवल व्यापार यही उद्देश्य था। जैसा कि कंपनी के संयम और समझदारी से शासन करने की नीति, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जब हम किसी नए भूप्रदेश या किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के रीति रिवाज, रूढ़ी, परंपरा, शासन व्यवस्था, इनमें आप तुरंत हस्तक्षेप नहीं कर सकते। नहीं तो कई बार जो स्थानीय लोग हैं, शासक है, वह षड्यंत्र करके उस सत्ता को उखाड़ फेंक सकते हैं। ऐसी स्थिति हो सकती है और यह अंग्रेजों को मालूम था। कंपनी को समय के साथ यह समझ में आने लगा था कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ जो लोग थे, राजा, महाजन, शासक, इन्होंने पहले शासन किया था। गांव में इनका दबदबा था, इनका सम्मान था और ऐसी स्थिति में उनके अधिकारों को तुरंत छीनकर अपने हाथ में लेना ये ठीक नहीं था। बाहरी ताकत होने के कारण उन्हें यहाँ के लोगों को शांत रखना था, जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी ताकत और सम्मान था। जैसा कि हम देखते हैं कि किसी की ताकत को तुरंत यदि ललकारते हैं तो सभी लोग इकट्ठे आकर उनके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। ये अंग्रेजों को मालूम था। ऐसे में जो लोग सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना जरूरी था और उन्हें खत्म भी नहीं किया जा सकता था। जैसा कि हम इस अध्याय में हम देखेंगे, कंपनी ने ग्रामीण इलाकों में अपने उपनिवेश कैसे स्थापित किए और उद्देश्य उनका व्यापार करना था। जो चीज़ इंग्लैंड में उत्पादित नहीं होती थी, उन चीज़ों को भारत से कम कीमत पर खरीदकर उसको इंग्लैंड में अधिक कीमत पर बेचकर कंपनी के लिए मुनाफा प्राप्त करना, यह कंपनी का उद्देश्य था। तो इसीलिए उन्होंने अपने मनमाफिक फसलों की खेती कराई। अभी आप देखेंगे, जैसा कंपनी की आमदनी, कंपनी तो दीवान बन गई थी और लेकिन अभी भी खुद को व्यापारी मान रही थी। अब ये मतलब यह राजस्व वसूल करना या आर्थिक लेखा जोखा रखना, यह कंपनी के पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा का अधिकार प्राप्त था। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी अपने आप को खुद को व्यापार ही मानती थी। मतलब चीज़ों को खरीदना, इंग्लैंड में महंगी दरों में बेचना और मुनाफा कमाना, ये उद्देश्य मानती थी। लेकिन साथ साथ उनको दीवानी का भी अधिकार मिला था। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उनके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रहे थे। जैसा कि वो चाहते थे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से बड़े पैमाने पर जमींदारों पर या किसानों पर टैक्स लगाकर उनसे आमदनी वसूल किए जाए। लेकिन इस तरह यदि टैक्स लगाते हैं अधिक, तो लोग अपने खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं और इसलिए नियमित व्यवस्था करने की बात वो सोच रहे थे। कंपनी की कोशिश थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूल करे और कम से कम कीमत में, जैसा बढ़िया रेशमी कपड़े खरीदे या चीज़ों को, मसाले के पदार्थों को खरीदे और अधिक मुनाफा कमाए। जैसा कि इस कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का मूल्य दुगुना हो चुका था। मतलब जो कंपनी जिन चीज़ों को खरीदी थी उसका मूल्य भी बढ़ गया। बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरी संकट में। सन 1865 से पहले ब्रिटिश कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात करती थी और इनके बदले भारत से सामान खरीदती थी। आपको मालूम है, भारत में कपड़ा, रेशमी कपड़े, इसके अलावा आपके मसाले के पदार्थ, काली मिर्च जो इंग्लैंड में नहीं होती थी, उसको भारत से
खरीदते थे और ये खरीदने के लिए उनको अपने देश का सोना चांदी देकर खरीदना पड़ता था। इससे आप ये समझ सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था उस समय कितनी मजबूत थी, जो उस समय इंग्लैंड को अपना सोना चांदी के बदले यहाँ की चीज़ों को खरीदना पड़ता था। मतलब हम कह सकते हैं कि उस समय भारत एक सोने की चिड़िया थी। अब यह बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसों से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। अब जो बंगाल से राजस्व टैक्स आता था उसी से सामान खरीद कर वो इंग्लैंड भेजा जाता था। मतलब उनको अभी सोने और चांदी की वहां से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और इससे यह पता चला कि बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरी संकट के अंदर फंस गई, क्योंकि पहले सोना चांदी भारत में आता था, यानी बंगाल बिहार उड़ीसा में आता था, बंगाल प्रांत में। अब वो लाने की आवश्यकता नहीं है। उसके जगह पर यही जो टैक्स इकट्ठा किया है उसी टैक्स से यहाँ के चीज़ों को खरीदकर उनको इंग्लैंड भेजना था। इससे उनका और ज़्यादा फायदा होगा। अब इससे ग्रामीण स्तर पर क्या फायदा हुआ, मतलब अंग्रेजों का, और भारतीयों का नुकसान किस तरह हुआ। कारीगर जो थे वो गांव छोड़कर भाग रहे थे। उन्हें बहुत कम कीमत पर कंपनी को अपनी चीज़ों को बेचना पड़ता था। एक तो टैक्स देना पड़ता था, चीज़ें भी सस्ती दरों में बेचनी पड़ती थी। आप बोल नहीं सकते थे, जबरन उनको जो चाहे उन फसलों का उत्पादन करना पड़ता था। और इससे परेशान होकर कारीगर अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह पर भागने लगे। किसान की अवस्था ही हो गई कि वो लगान जो है टैक्स चुका नहीं पा रहे थे। कारीगरों का उत्पादन घट गया था, खेती चौपट हो गई थी। और 1770 में अकाल ने जो बंगाल में अकाल पड़ा उसमें लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। और जो वहाँ की जो आबादी थी बंगाल प्रांत की, उसकी 1/3 यानी 1/3 जो आबादी थी खत्म हो गई। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों के हाथ और राजस्व और वहाँ की शासन व्यवस्था उनके हाथ में जाने के बाद उन्होंने किस तरह भारतीयों का नुकसान करना शुरू किया और उससे भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट में आ गई और कंपनी यह आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गई। अब ये चित्र आप दो को देखिए, बंगाल में स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट या बाजार का चित्र है। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ों बेचने और जरूरतों की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजार आते थे। और आर्थिक संकट पड़ने के कारण इन बाजारों की अर्थव्यवस्था किस तरह हुई उसका एक आप चित्र देख सकते हैं कि लोगों को खरीदने के लिए अपने पास पैसा नहीं था तो चीज़ नहीं खरीद सकते थे। और जो चीज़ें उन्होंने उत्पादित की थी उसको बहुत कम कीमत पर उनको बेचनी पड़ती थी और इसलिए माल नहीं आ पा रहा था। आप ये देख सकते हैं, हुगली नदी है और ये वहाँ का कलकत्ता मुर्शिदाबाद के पास का ये आप देख सकते हैं, यह बाजार किस तरह खाली है। अब ये खेतों में सुधार की जरूरत क्या थी। अभी उनको मालूम था उस समय अंग्रेजों को मुख्य राजस्व कहाँ से मिल सकता था, तो ये कृषि या फसलों पर लगाकर उनको टैक्स मिल सकता था। अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपना राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं थी और जो उत्पादन लोग कर रहे थे उनको उतना पैसा नहीं मिल रहा था और क्रय विक्रय की क्षमता लोगों की घट चुकी थी। लेकिन अंग्रेजों को इस ऐसे स्थिति में वो ये नहीं कह सकती थी कि राजस्व के बारे में वो आश्वस्त है। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को लगने लगा कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में यदि सुधार लाते हैं तो कंपनी को अधिक मुनाफा मिल सकता है। अब यह काम किस तरह किया जा सकता है, इस सवाल पर 2 दशकों से बहस चल रही थी। क्या किसानों के ऊपर टैक्स लगाया जाए, नियमित रूप से कोई ऐसा हल निकाला जाए। लेकिन यदि टैक्स अधिक लगाते तो किसान और जमींदार अंग्रेजों से नाराज हो सकते, उससे अशांति फैल सकती है और इसलिए वो सोच रहे थे कि क्या खेती में सुधार लाने से किसानों का भी ठीक ठाक होगा, जमींदारों का भी ठीक होगा और अंग्रेजों का भी ठीक होगा। और उसी तौर पर आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त या कायम धारा पद्धति या इस्तमरारी पद्धति भारत के अंदर लगाई। अब यह स्थायी बंदोबस्त की शर्तें क्या थी। राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। जो राजा थे जो लोकल, तो उनको, और जो तालुकदार और जमींदारों को मान्यता दी। उन्हें किसानों से लगान वसूल करने
वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंप दिया। अब ये राजा, तालुकदार, जमींदार थे, किसानों से ये राजस्व वसूल कर अंग्रेजों को वो देने का जिम्मा इनको दे दिया। किसानों की ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय नहीं थी कि कितना टैक्स देना है। कभी किसी साल बहुत अधिक टैक्स देना पड़ता था, कभी किसी साल बहुत कम। बिल्कुल टैक्स देना ये तो कोई बात ही नहीं थी, और इसका मतलब भविष्य में भी इसमें इजाफा नहीं होगा। अब यह स्थायी बंदोबस्त, एक बार सरकार ने जमीन का आपका राजस्व तय कर लिया है, उससे अधिक देना भी नहीं है और कम लेना भी नहीं। और यदि अकाल भी पड़ता है, ऐसे समय भी सरकार को टैक्स आपको देना है ना, कंपनी को आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। किसानों की ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय की गई। इसका मतलब भविष्य में इसमें इजाफा यानी उसमें राजस्व बढ़ेगा नहीं। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व यानी टैक्स मिलेगा। ज़्यादातर उस समय अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था और कृषि पर टैक्स लगाया जाता था। लेकिन जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने को प्रोत्साहन मिलेगा। इनको ऐसा लगा कि यदि अधिक उत्पादन होता है तो भी आपको उतना ही जो तय किया हुआ टैक्स है उतना ही राजस्व देना पड़ेगा। यदि अकाल पड़ता है तो भी आपको देना पड़ेगा, और यदि यह हम जो तय किया हुआ टैक्स है उससे अधिक आपको उत्पन्न मिलता है कृषि से, तो आप खेती के अंदर सुधार करके आप अधिक उत्पादन बढ़ा सकते। उससे कंपनी का भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। ऐसा स्थायी बंदोबस्त के अंदर बताया। अंग्रेजों को लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन के साथ फायदे में रहेंगे। जैसा यह स्थायी बंदोबस्त के पहले निश्चित आपका राजस्व नहीं था, कभी किसी साल ज़्यादा कभी किसी साल कम था। अब ये स्थायी बंदोबस्त आने के कारण सरकार यानी कंपनी की ओर से आपको टैक्स अधिक नहीं देना पड़ेगा, ना सरकार की या कंपनी की मांग रहेगी, और इससे जमींदार अपने खेतों में अधिक सुधार करके उत्पादन बढ़ाएंगे और उससे किसानों का फायदा होगा। अब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। ये इनका 1725 से लेकर 1774 ये उनका जीवन का पीरियड है, और उसमें 29 सितंबर 1725 में इंग्लैंड में टाइस में उनका जन्म हुआ था। और ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक इनको माना जाता है। 18 वर्ष की आयु में मद्रास के बंदरगाह पर यह क्लर्क बनकर आए थे। और अब जानते हैं कि 1752 में अलीवर्दी खान के बंगाल के इनको मृत्यु होने के बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराकर मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का नवाब बना दिया था। उसका पिछले अध्याय के अंदर आपने दूसरे अध्याय में ये आप पूरी जानकारी आपने ली है। अब 1764 में क्लाइव को बंगाल का नवाब बना दिया, और 1765 में दोबारा वह कलकत्ता आए, और ये 1767 में उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव ने अंतिम बार भारत को छोड़ दिया, अलविदा किया। अब 1765 से 67 के काल में दूसरी बार वह शासन में आने के बाद जो काम किया जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनके सामने वो समस्या थी, यदि उसमें सुधार लाते हैं तो अंग्रेजों का या कंपनी का यहाँ पर अस्थिरता रह सकती है। उसमें कंपनी के फौज और दीवानी नौकरियों में सुधार उन्होंने किया। दूसरा, बंगाल की दीवानी यानी मालगुजारी वसूल करने का अधिकार, राजस्व वसूल करने का अधिकार, और दूसरे राज्यों के साथ कंपनी के संबंध ठीक करना, ये काम उन्होंने किया। अभी आप देखिए, जो चार्ल्स कॉर्नवालिस या लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर थे। अब आप यहाँ देखिए, ये बंगाल के रेतों पर कोलब्रुक का कथन क्या है। अब हम पार्ट 2 के अंदर भी हम और ज़्यादा डिटेल जानकारी देखेंगे कि कंपनी ने यहाँ के किसान जमींदारों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, और उनको जिन चीज़ों की फसलों की आवश्यकता थी उन्हीं चीज़ों को ज़बरदस्ती किसानों को उगाने के लिए मजबूर कर दिया, और उसका नतीजा क्या हुआ भाग 2 और 3 के अंदर हम देखेंगे। बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैत खुद खेती नहीं करती थी। जैसा महाजन है, तालुकदार है, जमींदार है, वो खेती नहीं करते थे। वे औरों को पट्टे पर जमीन देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे।
1860 में एस.टी. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी। बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालत में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते, नहीं उन्हें अपनी हालत सुधारने में कोई उम्मीद दिखाई देती है। अब यह 1860 के अंदर उन्होंने बताया कि क्या स्थिति थी। यह काश्तकार जो है जीवन जीने के लिए मजबूर है। तो आप उससे समझ सकते हैं बंगाल पर रैयतों की स्थिति, किसानों की स्थिति किस प्रकार थी और उसके लिए जिम्मेदार कौन था। तो ये भाग नंबर 1 आपने देखा। हम भाग 2 के अंदर भी हम देखेंगे कि नील की खेती के बारे में देखेंगे, यहाँ के किसानों को उन्होंने कैसा खेती करने के लिए विवश किया उसके बारे में देखेंगे। तो अब यह पहला भाग आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अब यह पहला भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।